चर्चा, ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण, कौन जीतेगा 2024 का रंग। आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों की तरह क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो। ये कह रहे माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें। बेकार की बातें कर रही है। भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। मैं आसाम से हूँ, तो क्या मैं चाइनीज हूँ? हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप। आप भूषण नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं समय CNBC आवाज पे टक्कर का पब्लिक डिबेट एडिशन। और आज टक्कर के पब्लिक डिबेट इलेक्शन एडिशन में बात होगी पोलराइजेशन की और साथ ही साथ तुष्टीकरण की। क्या भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने का प्रयास कर रही है? क्या रोजगार से ध्यान हटाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर विपक्ष ऐसा कर रहा है? आज दोनों वर्गों से सवाल पूछे जाएंगे, यानी दोनों रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछे जाएंगे CNBC आवाज के आज के एडिशन में। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मटन, बीफ, चिकन, मछली, मंगलसूत्र, ये सारी चीजें शारीरिक शब्द मेरे हैं या उनके हैं? अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इतना ही नहीं, न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण और राम मंदिर पर भी खुलकर अपना स्टैंड रखा। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए। क्या देखते हैं आप? उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC, ST, OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं, उन्होंने कहा है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में बेच के ही रहेंगे। राम मंदिर हमारे लिए पॉलिटिकल फायदे नुकसान का प्रश्न ही नहीं था। एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। इन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी पूरे विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। मोदी जी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम, और ये क्या कर रहे थे? ममता दीदी मुल्ला मौलवियों को साथ में रहकर यहाँ सद्भावना यात्रा निकाल रही। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो इंडिया आघाड़ी की सरकार आई तो बिल्कुल मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। कांग्रेस का सभानेत्री कौन है? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का धर्म क्या है? तो एक क्रिश्चियन व्यक्ति जाके हिंदू मंदिर का शुद्धिकरण करेगा, उसमें तो बवाल हो जाएगा, देश जल जाएगा। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। अभी हमारा 60 सिद्ध होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। सवाल है कि क्या 2024 के चुनाव में बाकीकरण अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण, और आज की बहस के मुद्दे क्या हैं? राम मंदिर, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों पर बीजेपी
बीजेपी ने क्या विपक्ष को फंसा दिया है? आज की डिबेट का पहला मुद्दा यह है। दूसरा मुद्दा है पीएम मोदी ने विपक्ष को अपनी पिच पर आने पर मजबूर कर दिया है। और तीसरी बात, क्या बीजेपी तुष्टीकरण के खिलाफ ध्रुवीकरण की नीति अपना रही है? क्योंकि एक तरफ अगर सपा, कांग्रेस, ओवैसी, लेफ्ट, आरजेडी तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है? यह भी आरोप है। आज इन तीन बड़े मुद्दों पर होगी देश की सबसे प्रामाणिक और बड़ी चर्चा। आइए मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले मेरे युवा मित्रों के लिए जोरदार तालियां, इस देश की जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां, जो हर बार वोट देती है और चुन के लाती है। गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव, आरजेडी पार्टी की नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश मिश्रा, जनता दल यूनाइटेड के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। और विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। इंडिया अलायंस के घटक दल है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और मैं सीधा आता हूं कंचना यादव आपके पास। क्या आपको लगता है कि आप लोग अगर तुष्टीकरण कर रहे हैं तो बीजेपी वाले ध्रुवीकरण कर रहे हैं? आरोप यही लगता है, लेकिन आपको तुष्टीकरण की जरूरत क्यों है? 50 सेकंड। देखिए अमित जी, हमारे बीच में युवा बैठे हैं। सबसे पहले मैं इनकी बात करूंगी। यूथ हमारे देश में पता है कितने हैं? 35 करोड़ लगभग। मतलब टोटल जनसंख्या का 27 से 28% यूथ है। और मुसलमान कितने हैं? 20%, 20 करोड़। और परसेंटेज में 14%। यानी हमारे देश में यूथ की संख्या, नौजवानों की संख्या मुसलमानों से ज्यादा है। लेकिन क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रैलियों में मुसलमानों के अलावा यूथ की बात सुनी? क्या आपने रोजगार की बात सुनी? सरकारी नौकरी की बात सुनी? पेपर लीक जैसे मुद्दे पर क्या आपने बात सुनी? तो ये कौन कर रहा है? और रही बात तुष्टीकरण की, जो आरक्षण की बात हो रही है मुसलमानों की, मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर अमित जी कि ये टीडीपी जब आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिमों को आरक्षण 4% देने की बात की गई है। उसमें यहाँ पर गौरव भाटिया जी अलायंस किए हैं। असेंबली इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, वहां उनको नहीं दिखता, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में आते हैं। लेकिन मैडम इसका जवाब आप आगे दीजिएगा। लालू जी ने तो मुस्लिम आरक्षण की बात करी ना, लालू जी नहीं करी ना, किसी और ने तो नहीं करी। मैं आऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन गौरव भाटिया मैं आपकी बताता हूं। गौरव भाटिया, विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा बीजेपी को सूट नहीं करता, या फिर आपका एजेंडा वो है ही नहीं? आपको ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण में मजा आता है पॉलिटिकली? देखिए, ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी हर सभा में, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने हर सभा में पहले ये बताया है कि 10 साल क्या किया है। 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। पेपर लीक की बात कर रहे हैं, मैडम को यह भी नहीं पता है कि पेपर लीक अगर होगा, सख्त कानून लाए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी है। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं। एक व्यक्ति, अभी मुझे ऐसा लगा मानसिक संतुलन उसका बिगड़ गया, चिल्ला रहा था बाबरी मस्जिद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। तो मुझे गुस्सा पहले आया, उसके बाद पता क्या हुआ? मुझे लगा उसको दर्द हुआ है, उसको बोलने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में उसकी आस्था नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे। और मैं इधर अगर बात करूं, सवाल जरूर पूछिएगा। राम गोपाल यादव, इनके चीफ जनरल सेक्रेटरी है, क्या कह रहे थे मालूम है? भव्य राम मंदिर का नक्शा थोड़ा खराब है। अरे नक्शा नहीं खराब है, जहां प्रभु राम आ गए तो नक्शे की क्या मजाल है? वो मंदिर पावन है, पवित्र है, हमारी आस्था का केंद्र है। लेकिन इनके दिमाग का संतुलन खराब है, इनकी नीयत खराब है, ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात मैं बताता हूं। जी जी जी, एक चीज और हमें समझनी चाहिए। चारा घोटाला, भैंसों का चारा नहीं छोड़ा इन लोगों ने। ये हमारे युवाओं के लिए कुछ छोड़ेंगे? अरे परिवारवाद की जननी मेरे भाई, और बीच में नहीं, बीच में ना बोले मेरी बहन, मैंने नहीं बोला। इसका आज तक हुआ चंदा चोरी का, और आप लोग ताली बजा रहे हैं। एक बार चंदा चोरी पर भी मैंने तो अपनी बहन को पूरा सम्मान दे दिया। 20 सेकंड दें राजकुमार भाटी जी। देखिए, आज की जनता जो पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी मुद्दा उठा रहे हैं, बाएं देखो परिवारवाद, दाएं देखो परिवारवाद, और मैं बताता हूं क्यों। दोनों पार्टियों का जब से गठन हुआ है, मेरे युवा भाई बहन ये पूछ रहे हैं, यादव परिवार के बाहर का तुम अध्यक्ष नहीं बना पाए, तुम युवाओं को क्या दोगे? उनकी जेब से रुपया निकाल लोगे। ओके राजकुमार भाटी, क्या आपको लगता है कि राजनीति में सबको
अपने ढंग से पॉलिटिक्स करने का हक है, भारत में लोकतंत्र है तो सबको अपने बयान देने का हक है। लेकिन आज का सवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष को तुष्टीकरण सूट करता है और बीजेपी को ध्रुवीकरण सूट करता है, दोनों अपने हिसाब से बयान देते हैं। आपके भी और बीजेपी प्रवक्ता के भी दोनों के सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर आप मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी का और इनके नेता माननीय मोदी जी का दोनों का भाषण अगर सुन लें। जब वो रैली में बोलते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, दोनों के सारे भाषण यूट्यूब पे मौजूद हैं, कोई भी जाके यूट्यूब पे सुन सकता है। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं जी, लगातार महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो पिछड़े वर्गों को आरक्षण में लूट हुई है उनके साथ, उनको न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, किसान की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठा रहे हैं जी, बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं, देश के और प्रदेश के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं। माननीय मोदी जी अपने भाषणों में क्या कह रहे हैं? ये अगर आपके पास 4 भैंस हैं तो भैंस छीन ले जाएंगे, मंगलसूत्र उतरवा लेंगे, जो अगर आपका 4 कमरे का मकान है 2 कमरे छीन लेंगे। अब तो बस ये कहना बाकी हो गया कि जिसके पास 4 बच्चे हैं 2 बच्चे कांग्रेस छीन ले जाएगी। मतलब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा है जो इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हैं, या मानसिक संतुलन उस नेता का बिगड़ा है, उस पार्टी का बिगड़ा है जो जनता के अवाम के मुद्दे उठा रहा है। लेकिन नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर नक्शा किसका बिगड़ा है? अगर अमीश जी अगर इस देश की सारी राजनीतिक पार्टियां जनता के असली मुद्दों पर वोट मांगने लगे तो ये देश बहुत सुंदर देश बन जाएगा। और अगर इस देश को भटकाने का प्रयास किया जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जाएगा, सिखों को जैनों से डराया जाएगा, दलित को ब्राह्मण से डराया जाएगा, तो ये देश की इसका नक्शा बिगड़ता चला जाएगा। अभी जो उत्तर ठीक है, इस देश का नक्शा बिगड़ जाएगा। एक सेकेंड, पहले एनडीए के दूसरे पार्टनर आ जाए। सर, तो नक्शा कौन बिगाड़ रहा है देश का? अभी तक तो रामगोपाल जी ने बोला मंदिर का नक्शा ठीक नहीं है इसलिए मंदिर बेकार है। अब मैं पूछ रहा हूं, यो कह रहे हैं कि आप तो एनडीए जो है वो देश का नक्शा ही खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो छोटी मोटी कांग्रेस के सहयोगी पार्टियां हैं, ये कांग्रेस के तुष्टीकरण की सदस्य हैं। हम बिल्कुल सबका साथ सबके विकास में यकीन करने वाले एनडीए हैं, सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाला एनडीए है। अगर इस देश में किसी खास वर्ग को अगर आप टारगेट करके उसकी बात को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा करेंगे तो आप किसी न किसी का वोट मांग रहे हैं, तो एनडीए जवाब देगा उस पर। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगर आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया तो क्या अल्पसंख्यक वर्ग उसका सदस्य नहीं बना? अगर स्वच्छता अभियान शुरू हुआ, यदि जो जितनी तरह की योजना है, क्या अल्पसंख्यकों को उसका लाभ नहीं मिला? मेरा प्रश्न यह है कि मैं ये मानता हूं कि ये समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों का भी कल्याण नहीं करती, क्योंकि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट, कांग्रेस 10 साल उस रिपोर्ट पर बैठी रही, बताया कि मुस्लिम वर्ग बहुत पिछड़ा है। तो ये 55 सालों की सरकार रही, 10 साल यूपीए की सरकार रही, उसके बाद भी ये मुस्लिम वर्ग पिछड़ा कैसे छूट गया भाई? उस रिपोर्ट पर क्यों बैठे रहे? लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में और यहां पूरे देश में तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और सबके साथ सबके विकास, संतुष्टीकरण की बात करते हैं। राजनीति का ओके, मैं ओके, विवेक जी संतुष्टीकरण की बात कर रही है एनडीए, बीजेपी कह रही है कि हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस क्या तुष्टीकरण में यकीन रखता है? और क्या अगर इंडिया अलायंस का शासन आएगा तो मुस्लिम आरक्षण को हाँ कह देगा? जी, अब देखिए हम शुरुआत करते हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा कि भाई आप डेवलपमेंट की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, जॉब्स की बात नहीं करते, आप तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं। तो हमारे प्रवक्ता मित्र जो भाजपा से आए हैं, गौरव भाटिया जी, उन्होंने बोला नहीं, हमारी तो हर स्पीच में साहब हम तो पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं। आप ही नहीं दिखाते हैं अमीश जी, आप ही दिखाते हैं कि ध्रुवीकरण करते हैं। ये तो करते हैं डेवलपमेंट की बात, ऐसे कह रहे हैं। चाइना का टीवी छोड़िए, भारत कहां से आ गया? मैं तो वो कह रहा हूं, यानी कि जब उत्तर नहीं है, जब उत्तर नहीं है और एंकर ने और चैनल ने पकड़ा और पूछा सवाल कि डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लाते हो, तो उल्टा मीडिया के ऊपर ही इन्होंने उंगली उठाई। पहली बात। दूसरी बात पे आते हैं, परिवारवाद। ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन है? उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसको टिकट मिला है? उनके सुपुत्र को मिला है। यानी कि बाप और बेटा या परिवार हुआ या नहीं? क्या क्वालिफिकेशन है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी की? बाहुबली हैं, एक बहुत अच्छा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था उन लड़कियों का जो रेसलिंग करती थी, पीड़ित थी, जंतर मंतर पे हम भी गए थे, उनके बेटे को दिया गया। ये परिवारवाद है या नहीं है? कौन है वसुंधरा राजे के बेटे? क्या उनको टिकट मिला है कि नहीं मिला? 50 गिना दूंगा नाम आपको। लेकिन गौरव भाटिया, जो बात विवेक जी को कई बातों से बहुत तकलीफ है। मैं उत्तर दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे सभा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि अखिलेश यादव का भाषण आपने सुना नहीं।
और मैं आपको बताऊं कि वो सुनने लायक कुछ बोलते तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें सुनना पड़ता है क्योंकि डिबेट में आना होता है। तो मैंने उनका वक्तव्य सुना और गलत हूं तो मेरे साथी हैं मुझे तुरंत कहे गौरव भाटिया गलत बोल रहे हो। उन्होंने जब इनकी नेत्री ने कहा कि वोट जिहाद कर डालो, तो अखिलेश यादव के सामने अमित देवगन जैसा एक पत्रकार गया, उसने कहा ये क्या है, कह रहे जोश में बोल दिया होगा। अब बताओ, जोश में वोट जिहाद कर रहे हैं। अगर भारत के हिंदू जो बहुसंख्यक हैं इस तरह की मानसिकता रख लें तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, एक सीट नहीं आएगी, याद रखना। दूसरी बात, और मैं फिर से कहूंगा, विरासत में गद्दी मिल सकती है, अखिलेश यादव को मिली थी, बुद्धि नहीं मिल सकती है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है गौरव, एक मिनट जी 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 जी। इसीलिए दोबारा 2022 में जनता ने मुहर लगाई, योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बना। क्या अखिलेश जी ने जब वोट जिहाद के बारे में उनसे प्रश्न किया गया तो उन्होंने बोला कि वोट बढ़ाने की अपील थी, वोट जिहाद वोट बढ़ाने की अपील थी, और रामगोपाल यादव साहब ने मंदिर के नक्शे के बारे में बोला ये तुष्टीकरण ही तो है। राजकुमार अभी हमने बतौलेबाजी का एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा अभी थोड़ी देर पहले। बतौलेबाजी क्या होती है? शुरुआत की, हमने अखिलेश यादव का भाषण सुना है, लेकिन अखिलेश यादव के भाषण की एक लाइन नहीं बोली तो अगर ये गलत है फैक्ट चेक करिए। ये भाषण की लाइन में नहीं बोले, फैक्ट चेक ये भाषण की लाइन थी। आपने 2.5 मिनट बोला, आप उनको 1 मिनट सुनेंगे। मिस्टर बटोले को बताइए तो कि उन्हीं का वक्तव्य बता रहा हूं, उन्होंने जोश में बोल दिया वोट जिहाद। अलाउ हिम टू रिस्पोंड। हां, तो बटोले जी को पता नहीं है। जब आदमी घिरता है और जब आदमी पटरी से उतरता है और जब आदमी कमजोर पड़ता है तो चिल्लाता है बीच बीच में, वो दूसरे आदमी को बोलना नहीं देगा। ये ठीक नहीं है गौरव, वो दूसरे आदमी को बोलना नहीं देगा। अगर इस तरह के देंगे कमेंट तो हम भी देंगे। उनको अपनी बात रखने का तो अधिकार है। आप बताइए कौन सा कमेंट है? बटोले तो हम कहें छोले खाएं अखिलेश यादव, आप छोले भटूरे पे चर्चा कराएंगे या वोट जिहाद पे कराएंगे? चलिए, मेरा निवेदन है कि मेरे ऑडियंस को, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, इनको छोले भटूरे बाद में खिलवा दीजिएगा। अभी हम विषय पे बात कर लेते हैं। मेरा तो यही निवेदन है भाई, ठीक है ना? सब लोग जो छोले भटूरे खाना चाहते हैं हाथ खड़ा कर ले भाई। गौरव जी को पकड़िएगा इसके बाद। जी जी जी, ओके राजकुमार भाटी। बेशर्मी की कोई लिमिट होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी अनलिमिटेड होती है बेशर्मी। लड़कों से गलती हो जाती है, ये नहीं बोलने देंगे, ये रेप हुआ नहीं बोलने देंगे, लगातार बात करिए, चिल्लाएंगे। अच्छा, मेरा निवेदन है, टिप्पणी करेंगे, मैं इनको याद दिलाऊंगा। अच्छा, एक मिनट ये बोले, एक मिनट ये बोले, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। कोई ऐसी टिप्पणी करेंगे नहीं, ठीक है, ये देखिए मेरा निवेदन है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, कहा था कि नहीं कहा था? मैं अपने व्यूअर्स को कह रहा हूं, वो नहीं बताइए। ये अब मैं पीसीआर को बोलो, पीसीआर उसी का ऑडियो खोलो जिसको पास मैं माइक दूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। आप सुनिश्चित करिएगा कि कौन से शब्द जी बोले जा रहे हैं। जी, ओके, आप भी कोई पर्सनल अटैक नहीं। ओके गौरव, राजकुमार भाटी जी, तुष्टीकरण क्या आपकी पार्टी कर रही है? हाँ या ना? जब लालू यादव कहते हैं मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, तो आप उससे सहमत हैं? नहीं, वैसे तो तुष्टीकरण कोई नेगेटिव शब्द नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं तुष्टीकरण। जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है आपके अनुसार? जिहाद भी नेगेटिव शब्द नहीं है, जिहाद नेगेटिव शब्द नहीं। देखो सुनिए, आप हिंदी उर्दू शब्दकोश उठा के उसका अर्थ ढूंढिए। जिहाद कहते हैं न्याय युद्ध को, न्याय के लिए लड़ना। अगर कोई, अब देखिए ये भाषा का अंतर होता है। हम हिंदी भाषी हैं, हम कहेंगे, हम चुनाव में कहेंगे भाइयों ये न्याय युद्ध है। अब जो उर्दू भाषी है वो कहेंगे जिहाद है। केवल इतना फर्क है, और कोई फर्क नहीं। गलत बोल रहे हैं गौरव भाटिया। आप हिंदी के मैं इतना ही कहूंगा फिर से, तुम करो वोट जिहाद, जनता कर देगी तुमको बर्बाद। शिवपाल यादव की बताना चाहूंगा, 2019 में मुलायम सिंह यादव जी ने संसद के पटल से कहा था मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो बने। और इस बार शिवपाल यादव ने क्या कहा मालूम है? चाचा हैं इनके, उन्होंने कहा भारी बहुमत से भाजपा को जितवाओ। धन्यवाद, आभार, 400 पार। ओके, मैं ऑडियंस के पास जाता हूं। तुष्टीकरण, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं 2 सवाल है। मैं आसाम से हूं, तो क्या मैं चाइनीज हूं? और दूसरा सवाल ये है कि आप माफी टेलीविजन में मांगेंगे या असम जाके मांगेंगे? जी, ये सवाल है। और नहीं, मैं कंफ्यूज जो आपके साथ हुआ, जो एक नहीं, लेकिन ये बड़ा सीरियस मैटर है। और मैं आपको बोलता हूं कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम सब, आप हिंदुस्तानी, आप हिंदुस्तानी होने के नाते कि हम वाकई जो बात सैम पित्रोदा कांग्रेस के नेता ने करी वो वाकई शर्मनाक है। मतलब वो देश को गाली है, इसमें कोई दोराई नहीं है। और उसके लिए कांग्रेस क्या,
मुझे लगता है कि उसके लिए तो राहुल गांधी को स्वयं आकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य बात नहीं थी। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि ये रंग भेदी टिप्पणी इंडिया अलायंस को इस बार 2024 के चुनाव में बहुत नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, बिल्कुल नहीं पहुंचाएगी, नहीं पहुंचाएगी। मैं सुन लीजिए, मेरी पूरी बात को सुनिए। पहली चीज, सैम पिट्रोडा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दूसरी चीज, कांग्रेस के जयराम रमेश ने ऑफिशियली आकर के बोला कांग्रेस डिसोन्स दिस रिमार्क। इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने भी इससे किनारा किया, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का चयन किया था वो सही नहीं थे। लेकिन दूसरी बात भी है कि हम एक मल्टी रेशियल कंट्री हैं। यहां नॉर्थ ईस्ट भी है, यहां यूपी भी है, यहां पंजाबी भी है, यहां सिख भी है, यहां साउथ इंडियंस भी हैं। सब तरह का खान पान है, पहनावा है, रंग है, तो हिंदुस्तानी। सुनिए, तो हम सारे हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मल्टी रेशियल हैं, और मल्टी रेशियल डाइवर्स होना हमारी ताकत है। आरएसएस का एजेंडा कि एक ही रेस, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, कब बोला जिसमें बिलीव कर, इनका एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। ओके, विवेक सत्य प्रकाश मिश्रा, और फिर मैं आप फिर वापस आता हूं आपको। कंचना यादव भी वेट कर रही है। सत्य प्रकाश मिश्रा, जो भी इन्होंने कहा कि मल्टी डाइवर्सिटी सोसाइटी हमारी ताकत, बिल्कुल ताकत है, लेकिन उस ताकत पे बीच बीच में आके चिंगारी भड़का देते हैं ना, उनको बेइज्जत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। जो उन्होंने कहा है सैम पित्रोदा ने, ठीक है, कांग्रेस ने डिसोन किया, माफी तो मांगनी चाहिए थी, माफी क्यों नहीं मांगा? ये कहते रहते कांग्रेस के समर्थन में, ये बहुत बोलते हैं, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता तो दिखता नहीं। इनसे एक सवाल पूछिए, वायनाड में एनी राजा जीत रही है राहुल गांधी से कि हार रही है? पुराना सवाल है। नहीं, ये सवाल जानना जरूरी है आपसे। अरे वहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी से, बार-बार पूछेंगे, रिजल्ट आने दीजिए। नहीं, आप बताइए ना, क्योंकि इनकी पार्टी वहां राहुल गांधी के खिलाफ एनी राजा, जो कि बहुत बड़ी सोशल बड़ा बचकाना सवाल है, और बचकाना सवाल है, पॉलिटिकली बड़ा बचकाना सवाल, और यहाँ कांग्रेस को आके बचाता है। ये सवाल बताइए, बड़ा बचकाना सवाल है। बचकाना, इनको भारत का पॉलिटिकल इतिहास पता नहीं है, खिलाफ खड़े हो गए, लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते नहीं पता है। मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के सामने खड़ा होना बचकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका सवाल बचकाना है। किसका सवाल है? मेरा क्वेश्चन भाटिया सर के लिए है कि आप उनको तो बहुत बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया था कि लड़कों यहाँ गलती हो जाती है। आपने खुद तो उन लोगों के गले में माला पहनाई थी जिन्होंने रेप किया बीएचयू में। बहुत बढ़िया। ओके। और किसका सवाल है? जी 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने एक रोड मैप दिया था रोजगार के लिए। रोड मैप में बोला था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करी जाएंगी जो हमारा यूथ है उनको। जी 10 साल हो गए, 20 करोड़ बनती हैं नौकरियां। तो क्या इस बार युवा ने मोदी जी पर भरोसा किया होगा? क्या इस बार वो रोजगार देंगे युवाओं को? ये एक पॉइंट गौरव धन्यवाद। शाप जवाब। पहले तो मेरी बहन ने जो बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण में सबसे ज्यादा कदम अगर उठाए गए हैं तो मोदी जी के समय में उठाए गए हैं। संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण दिया, और जिस व्यक्ति की आपने बात करी उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तथ्य है। दूसरी बात, रोजगार की करी 2 करोड़ रोजगार हर साल, तो मैं ये आंकड़े दे रहा हूं, इसको चेक कर लीजिएगा। 18 करोड़ ईपीएफओ नए अकाउंट खुले। ईपीएफओ नए अकाउंट तभी खुलेगा जब एक नई नौकरी लगेगी। 18 करोड़। दूसरा, 45 करोड़ मुद्रा योजना में लोन दिए गए हैं, रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरा, हमने कहा हम रोजगार मेला लगाएंगे, 1 साल पहले की बात है, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो हमने दी 1 साल में। ये पिछले 1 साल की मैं बात कर रहा हूं। ये क्या दर्शाता है? हम रोजगार की भी बात करेंगे और हम भारत को भी मजबूत करेंगे। और ये मान के चलिए, पुलवामा हुआ तो इन लोगों ने तंज किया, पाकिस्तान को क्लीन चिट दी और घुस के ठोका तो हमारी वीर सेना ने, क्योंकि मोदी जी ने रोजगार से पाकिस्तान कैसे पहुंच गए? रोजगार पे बात करिए ना अभी। रोजगार पे बात करिए। पाकिस्तान कुछ देर में चीन पहुंच जाएंगे भी। फिर मुझको देशद्रोही बोल देंगे। ये रोजगार पे बात करिए सर। ये लोग रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं। रोजगार के बारे में बात करिए। क्या प्लान है आपका? सुनना चाहते हैं? जी हम बिल्कुल सुनना चाहते हैं। सुनिए जी। पहले मैंने बताया 10 साल में 5 लाख सरकारी नौकरी बसपा और सपा के समय में हमने 5 लाख। रोजगार समस्या बीच में मत बोलिए। अब आप बीच में मत बोलिए। आपने 2.5 मिनट बोला सर। तो आपने अभी क्या बात? आपको रोजगार, आपको इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिखती? आपको रोजगार के 3 आंकड़े दिए, क्या दिए बताइए? इस देश में रोजगार समस्या नहीं दिख रही? रोजगार समस्या नहीं है, लेकिन रोजगार सबके पास होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात है, जितने सर्वे हुए हैं, आज का युवा ये कहता है कि रोजगार कौन देगा?
वो व्यक्ति मोदी जी है, क्योंकि ये विश्वसनीयता है। और 4 आंकड़े आपके सामने पेश किए मैंने, 3 केंद्र सरकार के, 1 उत्तर प्रदेश सरकार का। आप इनसे पूछिए ये सत्ता में रहे 4 बार सरकार कितने नौकरी दी, इन्होंने कितनी नौकरी दी, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है? पूछिए एक बार। देखिए रोजगार एक विषय है, लेकिन हमने एक सर्वे कराया था, उसमें हमने बोला रोजगार एक विषय है, एक समस्या है, और भरोसा भी लोगों को यही है कि नरेंद्र मोदी रोजगार दे सकते हैं। उस सर्वे के ये रिजल्ट्स आए। मेरा पॉइंट ये है कि आपको लगता है जब आप आरक्षण पे सवाल उठाते हैं, जब आप धर्म के आधार पे आरक्षण की बात करते हैं, ये बीजेपी के नैरेटिव को मदद करता है? देखिए अमीश जी, आप तो चलाते हैं न्यूज, आपको मालूम होगा कि बिहार में 17 महीने की हमारी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी मुखिया थे सरकार के। उस 17 महीने में हमने 5 लाख सरकारी नौकरी दी। आप कहेंगे क्रेडिट ले रहे हैं, सर आप भी ले लीजिए, लेकिन तभी मिला जब हम आए साथ में। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये चले गए फिर से इनके साथ पेपर ही लीक हो गया भैया, तीसरे पेज का जब टीचर भर्ती हो रहा था। ये वोट जिहाद बोल रहे हैं, गोली मारो सालों को, किसने बोला था? अनुराग ठाकुर। देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए? देश के गद्दारों को गले लगा लो, ये कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि मारो गोली, अगर गद्दार है तो गोली मारो उसे, और हमारी सेना मारती है गोली, इसीलिए हमें गर्व है। या आप गले लगाइए गद्दारों को, क्या बेकार की बातें करते हैं यहाँ पे आके? है देश के गद्दार जो है आतंकवादी गद्दार है, माओवादी गद्दार है, क्या चाहते हैं? गले लगाओ उन्हें, बेकार की बातें कर रही है, बताइए। अरे भैंस को ताली बजाइएगा, भैंस को चारा खा गया उसका। लालू प्रसाद यादव से कहिए भैंस का चारा लौटाए पहले। प्रज्वल रेवन्ना जो 3000 महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करता है, उसके लिए प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। संदेश खाली मेरी बहनों के साथ बोलिए। लालू प्रसाद यादव को कौन सा बयान आया, बोलिए। संदेश खाली पे नहीं बोलेगी। हाँ ऐसी बात कर रही है। हाँ आपका मतलब, आप देखिए यही होगा आगे चल के। हाँ ठीक, मैं भी बैठ जाऊँ, वो भी आ रहे हैं, वो भी बैठा दे। ये गलत है। संदेश खाली की बहनें नहीं है, नहीं हमें नहीं, हमको यही अरे नहीं, ये मेरा निवेदन है। देखिए आप लोग एक सेकंड, मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने सब सीट पे जाइए। आपने विरोध जी, हमारा निवेदन नहीं बिल्कुल, आपने अपनी बात को रखा 2.5 मिनट, उसके बाद वो बोले, आप अपनी बात को 30 सेकंड रख लीजिए। ओके, पढ़ी लिखी सब महिलाएं, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। सभी सब हैं, आप सभी सब हैं। प्रज्वल रेवन्ना प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं, इसको वोट दो मैं मजबूत होऊंगा। एक रेपिस्ट के लिए वोट मांगते हैं ये। अभी बहन ने बताया कि आईटीबीएचओ में क्या हुआ, इनके 3 पदाधिकारी बलात्कार करते हैं और 2 महीने तक फ्री घूमते हैं, जब तक मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता है। ये महिला की रक्षा करेंगे। 40 सेकंड। मेरा मानना है कि उस बहन ने एक सवाल उठाया था कि रेपिस्ट या किसी को भी जेल से निकलने पे माला क्यों पहनाया गया। जिसने पहनाया वो गुनहगार है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जेल भेजा। इस देश में किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म होता है, उसके खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। बहुत अच्छा कंचना जी ने, मैं कंचना, रुक जाइए आप, बीच का तरीका, ये तरीका ठीक नहीं। अभी ये क्या तरीका आपका? बार 15 सेकंड नहीं बोल रहे, तरीका क्या आपका? नहीं आपसे बोला, आपके बीच में बोला था मैंने, नहीं आप नहीं, क्या ये तरीका है? आपके बीच नहीं बोला मैं। शट अप, जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। अब एक सेकंड, नहीं ये शट अप, नहीं जस्ट शट अप। मर्यादित। आप ये तरीका ठीक नहीं। मैं किसी के बीच नहीं बोलता। नहीं वो किसी के बीच में नहीं बोलते, मैं किसी के बीच नहीं बोलता। मुझे बोलने दीजिए। आप प्रेम से आगे पूछेगा। मैं बता रहा हूँ, आप प्रेम से बातें मैं बता रहा हूँ, अगर पहलवानों के साथ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट उस पर जांच कर रहा है, एफआईआर दर्ज हुआ है। राजवल्लभ यादव जो बिहार में रेपिस्ट था, कंचना जी नहीं बोलेंगी उस पर, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी। ये तरीका ठीक नहीं है, सब पर बोलिए। महिलाओं के खिलाफ हुआ हर जुर्म गलत है तो गलत है, ये ठीक नहीं है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिला तो मिला, बोलिए ना मुलायम जी के खिलाफ विवेक जी कि मुलायम जी का यह कहना गलत था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। क्यों नहीं बोलते? हम बोलेंगे, अगर आपको ये सरकार बिल्कुल बोलेंगे। हमारी पार्टी हमेशा बिल्कुल गलत था। एक तो साथ में रहते हो, देश के गलत है। आर्थिक नीति आप ब्रिजभूषण शरण जी के साथ हैं, उनका विरोध करते हैं, उनके साथ विरोध करते हैं। लेकिन अभी महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। अभी कांग्रेस के छत्तीसगढ़ दफ्तर के अंदर एक कांग्रेस की नेत्री राधिका खेड़ा के साथ क्या हुआ है वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ है? कमरा बंद कर दिया गया, 3 लड़कों ने उनको पकड़ लिया। मतलब जिसे क्या आप कह सकते हैं कि इससे घिनौनी बात नहीं हो सकती थी, जिसका खुलासा हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ,
और उसके बाद उसका खुलासा हुआ। ओके, क्या सवाल है आपका? सर, ये हिंदुओं को बांटने का काम आप बंद कर दो, ठीक है? ये बांट के जितनी राजनीति कर ली, सुनिए आप सुनिए, धर्म से उचित जाति नहीं होती, जातियों में बांटने का काम बंद करिए। आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मुस्लिम में कितनी जातियां होती है। हमेशा हिंदुओं को बांटने का काम करते हो, ब्राह्मण शूद्र में लड़ाने का काम करते हो। वो जब देखो तो बोलते थे ब्राह्मण कराता है। ओके, आपका सवाल क्या? जवाब तो ले लो। एक सेकंड। सर, मेरा सवाल तो वैसे सभी पार्टियों से है, खासकर यहाँ पे अगर आरक्षण की बात हो रही है तो मैं पूछता हूँ खासकर इनसे लालू यादव जी से कि अकेला खासकर ST या OBC क्यों, जनरल क्यों नहीं? जनरलों के लिए क्यों आरक्षण नहीं? जनरल के लिए आरक्षण क्यों नहीं? ये एक बड़ा ब्रॉडर सवाल है, ये बड़ा ब्रॉडर सवाल है। मुझे लगता है कि इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव की बेला में अगर ये सवाल पूछेंगे, ये बड़ा गुगली सवाल है, सब फंस जाएंगे। अच्छा सवाल पूछा भाई, अच्छा सवाल पूछा। लेकिन गौरव, अभी राजकुमार भाटी की बात का भी जवाब। हाँ, किस वाले प्रश्न? जो उन्होंने बताया कि ये फर्जी रिपोर्ट है और हिंदुओं की जनसंख्या थोड़ी कम हुई है, ज्यादा कम नहीं। मैं लेके आया, देखिए इसीलिए ये रिपोर्ट लेके आया हूँ मेरे अमित मालविया। यार ये सुनिए, यहाँ पे बैठ के अगर धरना देना है तो धरना करवा लीजिए, ये कोई तरीका नहीं है भाई। सम्मान चाहिए तो आपके कृत्य भी सम्मानजनक हो। हाँ ठीक है, आपके पास ये रिपोर्ट है, आप तो फर्जी रिपोर्ट लेकर मैं नहीं घूमती, मेरे पास रिपोर्ट है सत्य कमेटी की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द PM, ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई है और अभी रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कह रही है रिपोर्ट बेकार है। और ये बीजेपी का डिपार्टमेंट तो है नहीं, इसमें एक और तथ्य चौंकाने वाला है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें रिपोर्ट में ये लिखा है 17 ऐसे देश हैं जहां पे मुसलमान नए बहुसंख्यक बन गए। पहले करीब 50 से 55 थे, 17 और सुनिए वर्ल्ड वाइड ये केवल ध्रुवीकरण के लिए। अरे भैया कुछ नहीं, पहले तो सुनिए अमीर जी, क्या समिति को क्या अधिकार है 17 देशों के? मैं बता रहा हूं आपको क्या अधिकार है। ये अधिकार है हमें कि हम किसी को भी यहाँ की जनसंख्या को इसलिए नहीं बदलने देंगे कि आप कहें गजवाए हिंद होगा, लव जिहाद होगा और जिहाद को ये कहते संघर्ष है। टक्कर में वक्त एक ब्रेक का है। सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया। सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ा इंटरव्यू। सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि आंधी है, आंधी बड़ी आंधी, और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया। इंडियन पॉलिटिकल लीग, कौन जीतेगा कुर्सी वाला कप? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। दक्षिण के द्वार से भरेगी किसकी झोली? आंध्र एंड तेलंगाना जी इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, सभी में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा। चुनावी दंगल, राम नाम से किसका मंगल? उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात रामलला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है। प्रधानमंत्री मोदी के ब्लॉकबस्टर इंटरव्यू के बाद अब देखिए पूरा मेगा एक्सक्लूसिव अनकट संवाद। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और ये खास मेहमान भारतीय इलेक्शन यानी जो इस समय इलेक्शन सीजन है उस पे सबसे बड़ा एजेंडा है। इस मेगा एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन में मेरे साथ मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है, यानी एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। मोदी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु स्टेट्स में भी वोटिंग है। पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौज जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर जी चुनाव जीतना चाहते हैं। देश, इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि भाई आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जो इसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडी अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई, अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी, जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष एक प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष एक प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बड़ी मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी, और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया। तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10 ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूं जी। अब वो ठीक है कि उनकी चिंता ये है, आगे कांग्रेस का एजेंडा क्या है, 400 पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उनका एजेंडा नहीं है कि वो कितनी सीटें जीतेंगे और कैसे जीतेंगे। मैंने करीब हिंदुस्तान के एक 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी। और 2019 से बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। विपक्ष 19 से 24 में विपक्ष के नाते भी विफल गया है। जो लोग विपक्ष के नाते भी विफल गए हो जी, उनको इतना बड़े देश का कारोबार कौन देगा? लेकिन एक सवाल मन में आता है कि बीजेपी ने 2019 के अंदर 303 सीटें अपने दम पर पाई। हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा? और आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी, जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो, गोवा जी, ये क्या हिंदी भाषी है क्या? गुजरात हिंदी भाषी है क्या? महाराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या? असम हिंदी भाषी है क्या? बंगाल हिंदी भाषी है क्या? कर्नाटक हिंदी भाषी है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है और पूरे देश में मैं कह रहा हूं
भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और एनडीए भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तेलुगु स्टेट्स में आपको क्या लगता है? आंध्रा में, तेलंगाना, आंध्र एंड तेलंगाना जी, इस चुनाव में साउथ सबसे बड़ा सरप्राइज देगा। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, आंध्र, तेलंगाना, विपक्ष को भी सभी साउथ से उम्मीद है बहुत ज्यादा। सभी में ऐतिहासिक परिवर्तन आपको नजर आएगा और बहुत बड़ी सिद्धि जी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में रहेगी जी। ये बिल्कुल साफ नजर आता है। और मैं मानता हूं जी कि तेलंगाना क्लीन स्वीप करेगा। जिन राज्यों में राज्यों के चुनाव है वहां भी जहां भारतीय जनता पार्टी है वो रिपीट करेगी, जहां एनडीए है वो नई सरकार बनेगी। और इसलिए इन सभी राज्यों में जी सरकार बनना तय है। आंध्र तेलंगाना में भी क्लीन स्वीप होने वाला है। एक मैं पूरे देश घूम रहा हूं चुनाव के लिए, एक चीज मैंने देखी, इस चुनाव में नैरेटिव बार बार बदले। पहले नैरेटिव आया रिजर्वेशन का, फिर आया नैरेटिव की बीजेपी के लीडर्स के फेक वीडियो चलाए गए। नैरेटिव बार बार बदल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? इसको आप नैरेटिव नहीं कह सकते हैं। चुनाव का नैरेटिव एक ही है और वो है फिर से एक बार मोदी सरकार। जी, चुनाव मोदी का फैक्टर है इस चुनाव का। चुनाव का नैरेटिव एक ही है, अब की बार 400 पार। नैरेटिव वही है, लेकिन एक नैरेटिव जो पूरे लोग देश- हताश हैं, निराश हैं, जो मुद्दों की तलाश में हैं, जी उनके लिए बार बार वो खोज रहे हैं कैसे टिके, कैसे लोगों के बीच में रहे, इसलिए उनको ये खेल करना पड़ रहा है। लेकिन वो नीचे तक लोगों को बात पहुंचा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक नैरेटिव है मोदी जी, और ये हमारा एनालिसिस है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी एक नैरेटिव है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप पर बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि आप अपनी तीसरी टर्म में वापस आए। मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है जी। देश की जनता का प्यार, यही मेरी बहुत बड़ी शक्ति है जी। देश की जनता के आशीर्वाद यही बहुत बड़ी पूंजी है। और इसलिए प्रेशर मैं देख रहा हूं कि इंडिया अलायंस में है, क्योंकि उनके इंडिया अलायंस बन ही नहीं पा रहा है। अब बनते ही बनते देखिए केरल में जाके, लेफ्ट उनका सबसे बड़ा साथी, जी जी, केरल में जाकर के ही उन्होंने उन पर छुरा भोंक दिया, खुद चुनाव लड़ गए। और मैंने पूरे चुनाव में सबसे तीखी आलोचना, सबसे तीखी भाषा जी अगर मैंने कहीं सुनी है तो वो मैंने वायनाड की सीट पे सुनी है, वायनाड में सुनी है, केरल में सुनी है, जहां कांग्रेस की इतनी भद्दी तरीके से आलोचना हुई और कांग्रेस ने अपने इंडिया अलायंस के साथी के खिलाफ इतनी भद्दी भाषा में बोला। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी, ये क्या ये मेरा बयान नहीं है। आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए। ये बयान है कांग्रेस के विश्वस्त सलाहकार का, जो कांग्रेस के यानी 30 साल तक और टॉप परिवार के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये तय है और उन्होंने निर्णय करके लिया है कि हम रामलला को फिर से एक बार टेंट में भेज के ही रहेंगे। सुपर कमीशन बनाने की बात हाँ, रामलला को फिर से टेंट में भेज करके ही रहेंगे, ये उनके सलाहकार ने कहा है। ये कांग्रेस वालों ने निर्णय किया है और देश को पूरा भरोसा है कि किस प्रकार की करने की इनकी आदतें हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी करना इनकी आदत है। एक सवाल और, हम बिहार की धरती पे है, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, इंडिया अलायंस देखने को मिल रहा है। लालू जी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कही है, उन्होंने बोला कि मुस्लिम का आरक्षण होना चाहिए, क्या देखते हैं आप?
उन्होंने इसका सिर्फ उन्होंने आरक्षण होना चाहिए इतना ही कहा नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने ये कहा है पूरा का पूरा जी, मतलब SC ST OBC उनको जो आरक्षण है वो अब मुसलमानों को देना चाहिए। और संविधान सभा ने गंभीर चर्चा करके तय किया था कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के भी विचार बहुत स्पष्ट रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। पंडित नेहरू भी इसी विचार के थे, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और सत्ता की भूख ने इनको इतना नीचे गिरा दिया है कि वो देश को फिर से एक बार धर्म के आधार पर बांटने के रास्ते खोज रहे हैं, बांटने के तरीके खोज रहे हैं जी। और उसमें धर्म के आधार पर आरक्षण है। पाकिस्तान का मुद्दा एक बार फिर चुनाव के अंदर आ गया है। तेलंगाना के CM है रेवंत रेड्डी, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था नहीं हुआ था वो पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको देश की सेना के प्रति नफरत का भाव पड़ा हुआ है और इसलिए देश के सेना नायक को उन्होंने एक बार जी गली का गुंडा कहा था। जिनकी भारत की सेना के प्रति ये भाव होंगे उनसे आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो? पाकिस्तान भी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुए ऐसा कहता नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं कहता है। हाल ही में पाकिस्तान ने तो राहुल गांधी की तारीफ करी थी, पाकिस्तान के एक नेता ने। लेकिन कांग्रेस पाकिस्तान में जी सदन में उनके नेताओं ने भाषण किया है जी कि भाई ये जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक करके जाते हैं, एयर स्ट्राइक करके जाते हैं और हम हाथ से हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं, ये उनके भाषण है वहां के। अगर हमारी बात नहीं माननी है, हमारी देश की सेना की बात नहीं माननी है, तो वो अपने मित्र पाकिस्तान के लोगों की बात तो सुन ले, उनको तो मान ले। इस चुनाव में लगातार आपको अपशब्द कहे जा रहे हैं। औरंगजेब कहा गया महाराष्ट्र के एक नेता ने, एक और विपक्षी नेता ने आपको तुगलक का, फिर उसके बाद तानाशाह का। क्या आपको बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है इस पे? भाई देखिए, हम तो कामदार है जी, बेनामदार है और हम कामदार लोग जन्म से ही गालियां सुन सुन करके बड़े हुए हैं, लोगों के लाते खाते खाते बड़े हुए हैं और इसलिए इन चीजों को हम मन पर लेते नहीं है। हम एक प्रकार से गाली प्रूफ बन गए हैं। और तो मैं तो कहता हूँ, लोग जी। मुझे कभी पूछते मोदी जी आपकी इतनी बड़ी एनर्जी का रहस्य क्या है, तो मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है। देखिए, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, मुझे अभी याद तो नहीं है जी। लेकिन उस कविता का भाव ये था जी कि मुझे जो पत्थर फेंकते हैं, मैं उन्हीं पत्थरों से पक्षी बना देता हूँ और मैं उसी से ऊपर चढ़ जाता हूँ। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जितनी गंद उछालेंगे, जितना कीचड़ उछालेंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। एक सवाल आखिरी ये है कि माताओं और बहनों का आपसे एक विशेष लगाव है। कल हम बंगाल का वीडियो देख रहे थे, उस बंगाल के वीडियो के अंदर महिलाएं, मतलब उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्ट जो है, इसको प्रधानमंत्री जी आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्ट है। मेहरबानी करके जी, इन माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है, इसको राजनीति के तरफ से मत तोड़िए। ये एक भावात्मक विषय है और मैं मानता हूँ कि मेरे देश का कल्याण करने के लिए मेरी मातृशक्ति को एम्पावर करना चाहिए, स्त्री शक्ति को एम्पावर करना चाहिए, नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं एक बड़ी श्रद्धा से, एक पूजा भाव से काम कर रहा हूँ। कृपा करके इसको राजनीति के तरफ से मत तोड़िए और मैं चाहता हूँ मैं वैसा ही पूरे भक्ति भाव से इस देश की माताओं की सेवा करूं, इस बहनों की सेवा करूं, इस देश की बेटियों की सेवा करूं। यूथ वोटर को, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसको आपका मैसेज क्या होगा प्रधानमंत्री मोदी? मेरा उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, मुझे तो देश के युवा का मैसेज चाहिए। मैं देश के युवाओं की इच्छा आकांक्षा के अनुसार चलना चाहता हूं। फर्स्ट टाइम वोटर क्यों वोट करे नरेंद्र मोदी को, फर्स्ट टाइम वोटर की इच्छा अनुसार देश बनाना चाहता हूं। हमने अभी जो 2047 का विजन बनाया, करीब 35 लाख नौजवानों से मैंने फीडबैक लिया है और मैं अभी 100 दिन का कार्यक्रम बनाया है जी। मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं 125 दिन का बनाऊं और मैं 25 दिन जो है उसके लिए देश के युवाओं को पूछने वाला हूं
ये 25 दिन के लिए उनके क्या सुझाव है, कौन से काम मैं पहले करूं। तो मैं इस प्रकार से देश के युवकों को उनकी आशा आकांक्षा के अनुसार देश चलाना चाहता जेन हूं। जी जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है, BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर? मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? ऐसा है, मैं देश के 140 करोड़ देशवासियों से दिल की ही बात करता हूं जी। मैं तो जीता हूं दिल के संबंधों से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने हमें समय दिया। नमस्कार जी। और आप 100 से ज्यादा रैली और रोड शो कर चुके हैं, इतनी ऊर्जा आप कहां से लेकर आते हैं? धन्यवाद जी। धन्यवाद प्रधानमंत्री मोदी।